सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की एक कविता पतंग। इस कविता को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम इस वीडियो में प्रथम भाग को पढ़ेंगे। कविता का अध्ययन करें उसके पूर्व हम कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी 70 के दशक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक रहे हैं। इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम रचनाएं रची। इनका एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इसी काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। इनके अलावा 1972 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई जिसका नाम था जनता का आदमी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते आदि प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित हुई। इन्होंने बहुत ही सधे रूप में साहित्य कर्म किया। इनके साहित्य के लिए साहित्य में योगदान हेतु इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान प्राप्त हुए। फिलहाल ये पटना में निवास करते हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। हम कविता का अध्ययन करें उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कवि उस कविता में किस विषय को और कौन सी बात को उठा रहा है। क्योंकि किसी भी कर्म का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य हम यहाँ जान लेते हैं। आपको बता दूं कि कई बार परीक्षा में इसे मूल उद्देश्य, केंद्रीय भाव, मूल प्रतिपाद्य आदि के नाम से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जान लेते हैं कि आखिर इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। और आपको साथ साथ बताता चलूं कि आलोक धनवा जी की यह एक बड़ी लंबी कविता है और उस कविता का तीसरा हिस्सा पाठ्यक्रम में लिया गया है। दरअसल पतंग कविता में बच्चों के उमंगों, उनकी इच्छाओं और बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत से इंद्रिय बिंबों का भी प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। हर बच्चा चाहता है कि वह छत पर चढ़े और पतंग उड़ाए, और हर बच्चे की कल्पना और उमंग में यह होता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें हर बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। यह कविता धीरे धीरे ऐसे बिंबों का प्रयोग करती है जो अद्भुत हैं और
बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और उन्हीं सुंदर बिंबों के माध्यम से एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय तो है, लेकिन दूसरी तरफ उस भय से विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अर्थात अंधेरा के बाद शरद अर्थात उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। हम इस कविता का इस भाग में यही अंश पढ़ेंगे। इस कविता के भावार्थ की तरफ चले, इसके शिल्पगत और भावगत विशेषताओं की ओर चले, उससे पूर्व हम इस कविता में आए हुए विभिन्न कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द, सबसे पहले भादो। भादो एक महीना होता है जिसके अंतर्गत सबसे तेज बारिश होती है। शरद, शरद ऋतु। झुंड जिसका अर्थ होता है समूह। किलकारी, खुशी से बच्चों का चहकना। और कमानी, पतंग में लगी बांस की पतली मुड़ी हुई खपच्ची। और नाजुक अर्थात कोमल। हम जानते हैं इस कविता के भावार्थ को। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि भादो का महीना बीत चुका है और इस महीने में सबसे तेज बारिश होती है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर सवेरा, शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। ऐसे मनमोहक शरद ऋतु के सुबह ने बच्चों को बुलावा भेजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है कि वे घरों से निकले, छतों पर चढ़ें और पतंगबाजी करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि शरद एक साइकिल चलाते हुए एक बच्चे को माना गया है या माना जा सकता है। कवि
ने शरद ऋतु की सुबह का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद ऋतु की सुबह बहुत ही चमकदार, कोमल, स्वच्छ, निर्मल होती है। यह पतंगबाजी हेतु सबसे अच्छा मौसम माना जाता है और इस मौसम में बच्चे पतंगे उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। शरद ने आकाश को मुलायम बना दिया है, इतना मुलायम बना दिया है कि उसमें दुनिया की सबसे रंगीन पतले कागज से बनी हुई पतंग उड़ सके और जिसमें बांस की सबसे पतली कमानी लगी हुई है। वह बच्चों को आमंत्रित करता है और कहता है कि इस मौसम में आप घरों को छोड़ें, छतों पर पहुंचे और पतंगबाजी करें। और बच्चे भी चाहते हैं कि वे दुनिया के इस सबसे हल्के और रंगीन कागज से बने पतंग, जिसमें बांस की बहुत ही पतली कमानी लगी होती है, उसको उड़ाएं, क्योंकि यह बाल सुलभ इच्छाओं का एक प्रतीक है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और शुरू हो उनके उमंग भरे मन की किलकारियां एवं सीटियों की दुनिया। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की भी बात करता है। मैं यह मानता हूं कि रंग बिरंगी पतंगे जो आकाश में उड़ रही हैं वो किसी भी प्रकार से तितलियों से कम नहीं है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे रंग बिरंगी पतंगे ही तितलियों के समान चारों तरफ उड़ रही हैं। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हैं जो इस कविता में उकेरे गए हैं। हम इस कविता में आए विशेष बिंदुओं पर गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और उसके पश्चात एक बार फिर इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि परीक्षा में कविता खंड से, काव्य खंड से, पद्य खंड से शिल्पगत और भावगत विशेषताओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ आपके सामने इस कविता में आए हुए सभी बिंब, सभी शिल्पगत और भावगत विशेषताओं को यहाँ सामने रखा है। जान लेते हैं। सबसे पहले भाषा देख लेते हैं कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सरस है, भावानुकूल है और कवि के मनोभावों को प्रकट करने में पूर्णतः सक्षम है। मुक्त छंद है क्योंकि यहाँ किसी भी छंद को ध्यान में रखकर यह कविता नहीं लिखी गई है, स्वतंत्र रूप से लिखी गई कविता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बिंबों का भी प्रयोग है। बिंब क्या होते हैं इसके संदर्भ में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जो जल्द ही आप सबके लिए वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे आप सबके लिए जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन का सजीव चित्रण है यहाँ, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार की उपस्थिति हुई है। दृश्य और श्रव्य बिंबों का प्रयोग है। दृश्य वे बिंब होते हैं, बिंब का अर्थ यहाँ अंग्रेजी शब्द से है इमेज से, अर्थात शब्द और भावगत रूप से जो इमेज कविता में बनती है उन्हें
बिंब कहते हैं। दृश्य बिंब में यहाँ और श्रव्य बिंब में यहाँ हम ले लेते हैं, दृश्य बिंब में हम लेते हैं शरद आया पुलों को पार करते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उसके बाद में श्रव्य बिंब की ओर श्रव्य बिंब के बारे में बात करें तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये श्रव्य बिंब का एक उदाहरण है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार भी है। अक्सर जैसा शब्द जो होता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ इस पंक्ति में समानता व्यक्त होने के कारण उपमा अलंकार है। जोर जोर शब्द की आवृत्ति होने के कारण और भिन्न अर्थ न होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों में छोटे छोटे बच्चों की उमंगों, आशाओं और बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, बालकों के साहसिक कार्यों का वर्णन है और ऋतु परिवर्तन का भी सुंदर चित्रण किया गया है। आइए एक बार फिर से हम इस कविता के भावार्थ को देख लेते हैं। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि सबसे तेज बौछारों वाली बारिश का मौसम बीत चुका है, मौसम साफ होने लगा है। शरद ऋतु में सुबह का सूरज अत्यंत मन भावक लगने लगा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा आ गया है। कवि ने शरद का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद एक बालक की तरह प्रकृति के विभिन्न पुलों को पार करता हुआ आ रहा है और अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने हेतु बाहर और छतों पर बुला रहा है। शरद ऋतु ने सारे आसमान को मुलायम और स्वच्छ बना दिया है ताकि पतंगे उड़ सके। बारिश का मौसम बीतने के बाद आसमान और मौसम साफ हो जाता है, हवा थोड़ी तेज चलने लगती है। ऐसे मौसम में बच्चे पतंग उड़ाने के लिए घरों से बाहर निकलकर छतों पर आ जाते हैं और वे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग उड़ाने लगते हैं। एक पतले कागज में बांस की पतली कमानी से पतंग का निर्माण होता है। बच्चे उमंग से भरकर पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाते हैं। इस दौरान बच्चे उत्साह और जोश में भरकर कभी सीटियां तो कभी किलकारियां बजाते हैं। आकाश में उड़ते हुए पतंग रंग बिरंगी तितलियों के समान लगते हैं। चारों ओर एक नाजुक दुनिया का निर्माण हो जाता है। यहाँ पतंग बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और चेष्टाओं का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई होगी और आपके अधिगम हेतु सार्थक मेरा प्रयास रहा होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और शेष कवितांश दूसरे भाग में जल्दी ही लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।